हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस वक्त हम कवर अप कर रहे हैं क्लास 9th की एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक, जहां पे अब तक हम 13th चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं एंड आज हम फोकस करेंगे उस ही चैप्टर की, मतलब 13th चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज पे, जहां पे आपको देखने मिलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, अर्थात सवाल को देखिए और उसे सॉल्व करके आंसर निकालिए। क्वेश्चंस आसान नहीं होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना यदि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है या फिर आप अपने ऊपरी माले का भरपूर सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज कर पाएं एवं आपको बता पाएं कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एग्जाम्स में। यदि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अपना पूरा दिमाग एवं साजो सामान लेके तैयार हो जाइए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस यदि आप अपने कॉन्शियस को यूज करेंगे, मतलब अपने लॉजिक को यूज करेंगे और सवाल को अप्रोच करेंगे। पेन पेपर आपका रेडी कर लीजिए, चेक भी कर लीजिए एक बार मेरी तरह कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं एंड सब कुछ परफेक्ट है। मुझे यहाँ पे मेरे कैमरामैन से भी इशारा मिल गया कि सब कुछ सही है। तो लेट्स स्टार्ट एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल क्वेश्चन व्हिच सेज दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसका सरफेस एरिया 5 गुना है, 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ कोन। 5 गुना है किसका? एक कोन के सरफेस एरिया का जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। परंतु किंतु कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको खाली रेडियस नहीं चाहिए, आपको उसकी हाइट भी चाहिए। एंड हाइट के अलावा अगर कोन का सरफेस एरिया है तो भाई साहब फिर तो स्लैंट हाइट चाहिए ना, क्योंकि कोन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अब यहां देखना है टोटल है कि कर्व है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, लेकिन एल की वैल्यू मिलेगी तब तो आप हाइट निकालेंगे। उसके बाद आपको सवाल में वॉल्यूम भी निकालना है। तो पहले हम शुरू करेंगे स्फीयर के सरफेस एरिया से। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये बोल रहा है कि मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 5 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ कोन। ऐसा कुछ है? यदि मैं गलत नहीं हूं तो चलिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, इजंट इट? एंड इसके लिए होगा 5 टाइम्स ऑफ कितना? पाई आर एल। अब आपको जो जो वैल्यूज पता है उन्हें पुट करके आपका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए। तो 4 इंटू पाई इंटू आर की जगह पे कितना आएगा? रेडियस है 5 तो 5 इंटू 5, यहां पे आएगा आपका 5 इंटू पाई इंटू रेडियस की जगह पे आएगा 4 एंड एल रहेगा एज इट इज। चलिए 5 से 5 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 4 से 4 कैंसल, कितना बचेगा? तो यहां बचेगा खाली 5, यहां बचेगा एल। तो आपकी स्लैंट हाइट आई है 5 सेंटीमीटर। क्या हमें सवाल में स्लैंट हाइट निकालने को बोला है? नहीं सर, हमें सिलेंडर में हमें तो एक्चुअल हाइट निकालनी है सवाल के हिसाब से। तो निकालिए एक्चुअल हाइट। कैसे निकालेंगे एक्चुअल हाइट? सर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो जो जो आपको पता है। L की जगह पे 5, h स्क्वायर आपको निकालना है, r स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे हम 4 स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर रूट है वहां जाएगा, साइड चेंज करेगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r स्क्वायर इस तरफ, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू h स्क्वायर। 5 स्क्वायर होता है 25, 4 स्क्वायर होता है 16, तो h स्क्वायर आ जाएगा 9 आएगा h स्क्वायर के बराबर। तो 3 आएगी h की वैल्यू। क्या आएगी? 3 आएगी h की वैल्यू। तो मतलब अब h की वैल्यू यदि 3 है तो क्या आप यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं? जी हां सर, बिल्कुल। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई, जो कि यहां पे हमें यूज करना है 22/7। r की जगह पे आप यूज करेंगे कितना? 4। 1/3 पाई आर स्क्वायर। h की जगह पे कितना यूज होगा? 3 यूज होगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल।
आपको मिलेगा 22/7 इंटू 16, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 टूजा होता है 32, 16 इंटू 22 करेंगे तो 32 और 32 मतलब 2 3 2 5, 352 आएगा, विच इज 352 अभी डिवाइड बाय 7 भी करना पड़ेगा, तो 7 5 35 है ना, एंड कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 0 लगाना पड़ेगा, तो 50 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर एग्जैक्टली हम डिवाइड करेंगे तो 352 डिवाइड बाय 7 करके देख लीजिए एक बार, तो 7 5 35, 2 आएगा कैरी, लेकिन कुछ नहीं है इसलिए 0 लगाना पड़ेगा, 0। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे हम डेसिमल, फिर 7 2 14, तो 50.2 अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। तो वॉल्यूम आएगा कितना, अप्रोक्सीमेटली 50.2 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये समझ में आया? कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। सवाल आपको समझ में आ गया था? क्या किया हमने पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाला, उसको किया कोन के, उससे इक्वेट, फिर निकाली स्लैंट हाइट, फिर निकाली हाइट, फिर निकाला वॉल्यूम। चलिए स्क्रीन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, वॉल्यूम दैट प्रूव दैट वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय 33.1% अप्रोक्सीमेटली। आपको ये साबित करना है कि उसका वॉल्यूम 33.1% इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका रोड मैप समझ लेते हैं। तो बेसिकली करना है क्या, रेडियस को आपको 10% इंक्रीज करना है। तो अब क्या करोगे, आप निकालोगे R1। व्हाट इज दिस R1? R1 इज द न्यू रेडियस, तो विच इज R प्लस 10% ऑफ R। यस सर, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो R प्लस 10% को आप लिखते हैं 10/100 इंटू R। अब आप ले लेंगे 0 0 तो बचेगा, तो R1 हो जाएगा R प्लस R अपॉन 10। एलसीएम लेंगे आप तो R1 हो जाएगा 10R प्लस R होल अपॉन 10, क्योंकि आप एलसीएम ले रहे हो तो R 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू आएगी 11R/10। ठीक है, यहां से आपका R1 आ जाता है। अब आप आएंगे वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा V1 लिख रहा हूं मैं, सॉरी इसको खाली V लिख रहा हूं, V1 नहीं, क्योंकि V1 हमारा रिप्रेजेंट करेगा नया वॉल्यूम। तो V का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई R क्यूब। यस सर, कितना? 4/3 पाई R क्यूब। अब V1 क्या हो जाएगा? तो सर V1 हो जाएगा 4/3 पाई कितना? 11/10 R का क्यूब। क्या किया आपने रेडियस को 10% इंक्रीज करके उसका क्यूब कर रहे हैं, बिकॉज फॉर्मूला इज, बिकॉज अब यहां पे वॉल्यूम की बात हो रही है कि वॉल्यूम हो जाएगा कितना आपको बताना है। तो V1 आ जाएगा यहां पे 4/3 पाई एज इट इज, इधर हो जाएगा 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। कितना? 1331 होल डिवाइड बाय 10 का क्यूब इज 1000 R क्यूब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 11 का स्क्वायर इज 121, तो 121 का जब एक और बाय 11 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। 121 हाँ, तो 1331 ही आएगा। चलिए ये तो हो गया हमारा। तो V1 को जब आप देखेंगे तो आप एक काम कीजिए, ये 1331 अपॉन 1000 को अलग कर दीजिए और ये हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, चलिए तो V1 जो है वो हो जाएगा 1331 अपॉन 1000 V। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि वो कितने से इंक्रीज हो रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे हम, क्या निकालेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है वो निकालने के लिए। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है वो कैसे पता लगेगा? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं हम, एज सिंपल एज दैट। किसी भी चीज का परसेंट निकालना तो क्या करते हैं? अब इंटू 100 करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, आपको मिलेगा कितना कि V1 इज 133.1 टाइम्स V। मतलब कितना इंक्रीज हो गया सर? मतलब 33.1% इंक्रीज होगा। अगर आप गैप देखना चाहें तो, ठीक है, अगर आप गैप देखना चाहें तो कैसे होगा? तो सर V1 हो जाएगा कि 100% कितना? 133.1 टाइम्स V1। इसमें एक्चुअल कितना है? सॉरी V ओनली,
तो उसमें एक्चुअल कितना है सर 100%, मतलब जो ओरिजिनल है वो था 100%, ये उसमें 33.1% एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपका इंक्रीज कितना होगा, तो V1 इज 33.1 टाइम्स 1% V1, ठीक है, ये समझ में आया, 33.1 V1 परसेंटेज, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 33.1% ऑफ इतना एक्स्ट्रा हो गया V1, तो 133 था, उसमें से कितना एक्स्ट्रा है सर 100, तो एक्चुअल क्वांटिटी होती है, बेसिकली जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 100 तो एक्चुअल क्वांटिटी होती है, या आप इसको ऐसे देख लीजिए। चलिए इसको मत कंफ्यूज होइए, यहां पे वापस आते हैं हम इधर, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, हम फोकस करते हैं इस पे कि हमारा V1 आया था 1331/1000 टाइम्स V। अब मुझे बताना है इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, V को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अब हमें क्या मिलेगा, तो V1 मिलेगा हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद 331V। अब अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, -V कर देंगे, तो आपको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 331 टाइम्स V। अब इसको अब अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 33.1% आएगा, क्योंकि इतना ही इंक्रीज हुआ है, तो 33.1% अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमने यहां पे निकाला। मेन चीज जो आपको याद रखनी वो ये कि 11 का क्यूब होगा 1331, एंड फिर उसमें से V की वैल्यू फाइंड करके जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 33.1% आएगा। तो स्क्रीन को कर रहा हूं मैं क्लियर, एंड मूव करेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज 13.3 का, वो कुछ इस प्रकार है कि एक मेटल स्पीयर्स है जिनका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं, दे आर पैक्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशन 16, 8 एंड 8। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब बेसिकली क्या हो गया, क्यूबॉइड। तो कौन से शेप्स को कंपेयर कर रहा है, वो स्पीयर की बात कर रहा है और क्यूबॉइड की बात कर रहा है, ठीक है। अब when 16 spheres are packed, the box is filled with preservative liquid। अब है क्या, मान लो ये कुछ खाने की चीज है स्पीयर्स के शेप की, एंड उसमें बॉक्स में क्या कर रहे हो आप डाल रहे हो बॉक्स में 16 स्पीयर्स, उससे ज्यादा नहीं, कितना डाल रहे हो आप, 16 ही आपको डालने हैं, वही आपका क्वांटिटी फिक्स है, एंड इन 16 को प्रिजर्व करने के लिए आप कुछ लिक्विड भर रहे हैं ताकि वो खराब ना हो बेसिकली। अब आपको सवाल में पूछ कर रहा है, आपको सवाल में पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, मतलब कितना वॉल्यूम, कितना लिक्विड आपने उसमें फिल किया वो आपको पता लगाना है। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर यूजिंग पाई का वैल्यू 3.14। ये ध्यान रखना, यदि सवाल में दे दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है तो आप कृपया वही यूज करें, उसके अलावा कोई और वैल्यू यूज करना गलत हो जाएगा। चलिए अब आपको ध्यान क्या देना है, यहां पे ध्यान आपको यह देना है यहां पे कि जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है हमारा उसमें क्या क्या होगा, तो सर बॉक्स को हम पूरा फिल कर देंगे, किससे, हम फिक्स करेंगे वॉल्यूम, फिल करेंगे उसको वॉल्यूम ऑफ स्पीयर से, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। क्या ये समझ में आया, जो हमारा बॉक्स है वो फिल किससे होगा, वो 16 स्पीयर बॉल्स और लिक्विड से, और बॉक्स पूरा फिल करना है। अब जब आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालना है तो इसको भेजना पड़ेगा इस तरफ और करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। मतलब मैं बोल रहा हूं इन सिंपल लैंग्वेज कि क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला होगा वेरी सिंपल, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ 16 स्पीयर्स, क्योंकि एक नहीं है, कितने, 16 स्पीयर्स हैं, ऐसे ही कुछ होगा। यस सर, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला क्या है सर, बॉक्स इज अ क्यूबॉइड तो उसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब 16 इंटू 8 इंटू 8, तो 16 इंटू 8 इंटू 8 हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, माइनस कितने स्पीयर्स हैं सर, 16 स्पीयर्स हैं, तो 16 इंटू 1 का वॉल्यूम, बात बराबर ही हो जाएगी। तो 1 का वॉल्यूम कैसे निकालोगे स्पीयर का, तो 4/3, पाई की जगह पे 3.14, एंड रेडियस कितना है सर, रेडियस है 2, तो 2 का क्यूब, बिकॉज फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको करेंगे यदि आप सॉल्व, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो, शायद कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो दोनों में से मैंने 16 कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा, इनफैक्ट दोनों में से आप
16 और 8 भी कॉमन निकाल सकते हैं। सर वो कैसे आया, 2 क्यूब इज 8 ना, तो 8 जब आप कॉमन निकालोगे बाहर से तो अंदर कितना बचेगा, तो सर अंदर बचेगा 8 माइनस 4/3 इंटू 3.14। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो 16 8 जा अभी हम छोड़ देते हैं, हो सकता है बाद में मल्टीप्लाई करें हम, फिलहाल हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। 3.14 इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा सर, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, तो 12.56 आया आपका आंसर। तो 8 माइनस 12.56 अपॉन 3 भी है अभी नीचे, उसको मत भूलना। तो 12.56 डिवाइड बाय 3 भी कर दो लगे हाथ, तो 3 4 जा 12 पॉइंट कैरी, 3 1 जा 3 क्योंकि 5 नीचे बच रहा है तो ये 3 बचेगा 2, 26, तो 3 8 जा 24। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना काफी। तो 4.18 आ रहा है आपका इस पूरे कैलकुलेशन का रिजल्ट। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 4 पॉइंट कितना था, 4.18, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, खाली इतना तो हो ही जाएगा। तो 8 माइनस 4.1 करने पे कितना आएगा सर, 8.00 माइनस 4.18 कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर दिस हेल्प। तो 8 की जगह पे 7, 10 की जगह पे 9 एंड 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, 3.82। तो 16 इंटू 8 इंटू 3.12 करने पे, 3.82 करने पे सॉरी, तो 8 है, 3.82 शुड बी आवर आंसर। अब इसको मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, हम भी करेंगे आपके साथ मल्टीप्लीकेशन। तो 16 8 जा कितना होगा, तो 6 8 जा 48, 8 यहां 4 ऊपर, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, 128 आ जाएगा। और 128 इंटू 3.82 भी करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं बिना कैलकुलेटर का उपयोग किए, प्लीज एग्जाम में नहीं आएगा। तो 128 इंटू 3.82, चलिए 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 1 जा 2, नो कैरी, तो 2 1 जा 2, 8 8 जा 64, 4 यहां 6 ऊपर, 8 2 जा 16 एंड 6 हो जाएगा 22, 2 यहां 2 ऊपर, 8 1 जा 8, 9 10, यहां पे आएगा 8 3 24, 4 यहां 2 ऊपर, 8 3 2 जा 6 7 8 एंड 3 1 जा 3, कुछ कैरी नहीं था, तो 6 5 4 9, 2 2 4 1 10, 2 4 4 8 सॉरी, और ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो 488, डेसिमल कितने जगह पे, 2 प्लेसेस के बाद, तो 488.96 आना चाहिए हमारा आंसर, मतलब इतना लिक्विड होगा। क्या ये समझ में आया? यस सर, आपने क्या किया? तो सवाल कह रहा था आपसे बेसिकली, अगर मैं समराइज करूं एक बार फिर, तो सवाल कह रहा था कि एक डब्बा है जिसमें आपने 16 मान लीजिए गुलाब जामुन डाले हैं और बाकी डब्बे के एकदम पैक करने की लिमिट तक आप उसमें लिक्विड डाल रहे हैं जो कि प्रिजर्वेटिव है। अब आपसे वो कह रहा है कि इसमें कितना लिक्विड आएगा वो आपको पता लगाना है। तो हमने क्या सोचा कि हम लिक्विड का डायमेंशन वॉल्यूम तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, डब्बे में से कितनी जगह जा रही है उन बॉल्स को रखने में, उन स्पीयर्स को रखने में, वो हटा देंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ बचे हुए जगह पे लिक्विड ही आएगा। तो वही हमने किया कि डब्बे में से स्पीयर को कितना जा रहा है वो हमने हटा दिया और रिमेनिंग जगह किसके लिए है, रिमेनिंग जगह है लिक्विड के लिए। तो इस तरह से हमने सवाल को सॉल्व किया। कि आपको सवाल समझ में आया? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि ना तो 2 दबाइए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान सा सवाल था, हमने स्क्रीन कर दी है अब क्लियर। एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 2 है हमारा, अ स्टोरेज टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। एक स्टोरेज टैंक है जो कि क्यूब के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? क्यूब के फॉर्म में। When it is full of water, the volume of the water is 15.625 मीटर क्यूब। इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 15.625? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या बोला मैंने कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज 15.625, मतलब उस क्यूबिकल टैंक का वॉल्यूम इज 15.625। सर वो कैसे? भाई आपने उसको फुल कर दिया, पूरा भर दिया, मतलब उसमें कोई जगह ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी पूरी यूज कर ली। मतलब आपने बेसिकली क्या यूज किया?
उसका वॉल्यूम यूज किया, तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इफ द प्रेजेंट डेप्थ ऑफ वाटर इज 1.3 मीटर, मतलब अभी के लिए उस पानी की कितनी डेप्थ है, 1.3 मीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑलरेडी यूज्ड फ्रॉम द टैंक। अब पानी की जो अच्छी खूबी होती है वो ये होती है कि वो जिस ऑब्जेक्ट में जाता है उसका शेप ले लेता है। मतलब जब आप उसको क्यूबिकल टैंक में डाल रहे हैं तो वो क्यूब का शेप ले लेगा, जब आप उसको सिलेंड्रिकल टैंक में डालेंगे तो वो सिलेंडर का शेप ले लेगा। अब जब आप बोल रहे हैं कि पानी की हाइट है 1.3 मीटर्स, तो ये जो पानी है वो किस शेप का होगा, क्या कोई बता सकता है मुझे? आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि वो किस शेप का लग रहा है आपको। आप दो ही ऑप्शन है, देखो क्योंकि क्यूबिकल शेप्ड टैंक है तो जो शेप पॉसिबल है पानी का वो या तो क्यूब होगा या तो क्यूबॉइड होगा। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती है और क्यूबॉइड की सारी साइड्स बराबर नहीं होती है। तो पहले मुझे इस पानी की बाकी डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, तब मैं बोल पाऊंगा कि वो क्यूब है या क्यूबॉइड। और उसकी लेंथ ब्रेथ निकालने के लिए मुझे पहले जो टैंक है उसके डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो वॉल्यूम है कितना, तो सर वॉल्यूम है आपका 15.625, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब इक्वल्स टू 15.625। 15.625 किसका क्यूब होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 15.625 2.5 का क्यूब होता है। कैसे पता लगाएंगे, अब ये तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप चाहिए तो 2.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर 15.625 ही आएगा। हाँ, इतना मुझे श्योर था कि लास्ट में 5 आएगा, क्योंकि 5 से एंड होने वाला नंबर है तो उसका क्यूब भी 5 से एंड होता है। तो a का वैल्यू कितना, 2.5, मतलब डायमेंशंस कितने हैं टैंक के, 2.5 इधर, तो लेंथ कितनी होगी, तो सर लेंथ भी होगी 2.5 एंड ब्रेथ भी होगी कितनी, 2.5। तो हाइट कितनी है, 1.3। ये करंट वाटर की है। आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलरेडी यूज्ड, कितना पानी यूज कर लिया है वो बताना है। तो उसके डायमेंशंस कैसे निकालोगे, तो डायमेंशंस ऑफ यूज्ड वाटर। अब जरा यहां ध्यान देना, सर लेंथ तो होगी उसकी 2.5, बिल्कुल ठीक, ब्रेथ भी होगी 2.5, बिल्कुल ठीक। सर हाइट का मुद्दा है, हाइट हमको डिसाइड करनी पड़ेगी। अब हाइट कुछ इस तरीके से डिसाइड होगी कि टोटल कितना पानी था, सर 2.5, कितना बचा है, सर 1.3, तो कितना यूज हो गया, सर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल सही। तो 1.2 मीटर्स हाइट का पानी उन्होंने यूज कर लिया है। कितना, 1.2 मीटर हाइट का पानी उन्होंने यूज कर लिया है। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। क्या ये समझ में आया हमने हाइट कैसे निकाली, भाई टोटल था 2.5, बचा है 1.3, तो रिमेनिंग कितना, 1.2। हमें जो पानी यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, इसलिए हमने हाइट को माइनस किया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो आंसर आएगा 6.25, है ना, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। आपने 2 डेसिमल लगाए तो यहां भी 2 डेसिमल, इंटू 1.2 और करना है वो भी करना पड़ेगा, करिए मल्टीप्लाई। तो 6.25 इंटू 1.2 कितना होगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 6 जा 12, ठीक है। साथ में नीचे आएगा 625, तो ये हो जाएगा 0, 5 और 5 10, 2 2 4 1 5, 4 1 7, मतलब कितना, डेसिमल के बाद 3, तो 1 2 3, 7.5 मीटर क्यूब आना चाहिए आपका वॉल्यूम। लेकिन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब ये तो हो गया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। यदि आपको लीटर में पता लगाना है तो कैसे होगा, तो सर 1 मीटर क्यूब हैज 1000 लीटर्स। वेरी गुड, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लीटर्स वॉल्यूम होगा आपका 7.5 इंटू 1000, मतलब 7500 लीटर्स पानी उन्होंने यूज कर लिया है। कितना पानी यूज कर लिया,
7500 लीटर्स। आपके लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? एक तो ये कि 1 मीटर क्यूब हैज 1000 लीटर्स। दूसरा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप वॉल्यूम निकालेंगे, डायमेंशंस कैसे पता लगाएंगे यूजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कोर ऑफ द क्यूब। तो क्यूब से क्यूबॉइड जाने का सफर यदि आप अच्छे से तय कर पाएंगे तो आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की और। सवाल क्रमांक 3 है हमारा, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 4.2 व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। अब ये जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि आप जितना पानी में चीजें डालेंगे उतना ही पानी बाहर आएगा। मतलब अगर पानी में आप इतना हाथ डालोगे तो इतना ही पानी बाहर आएगा जितना वॉल्यूम आपके हाथ का है। क्योंकि आप बेसिकली कर क्या रहे हो, जैसे ही आप पानी में हाथ डाल रहे हैं उदाहरण के तौर पे, तो आप उस जगह पे उतनी कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। तो जितनी कैपेसिटी आपने यूज की, जितना वॉल्यूम आपने यूज किया, उतना ही बाहर आ जाएगा अगर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो यहां पे भी ऐसा ही सवाल है। तो बेसिकली आपको करना है क्या है कि जितना वॉल्यूम होगा हमारे स्पीयर का उतना ही पानी बाहर आएगा। अब अगर डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? 2.1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा? सर फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2.1 की जगह मैं लिख रहा हूं मैं 21/10, 21/10 एंड 21/10 चलेगा, क्योंकि 2.1 डेसिमल की जगह फ्रैक्शन में कर दिया मैंने। अब ये 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल, एक ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो इस 10 को कैंसिल कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 21 अपॉन 1000। कुछ कैंसिल हो रहा है कि देखो, अगर कैंसिल करना है आपको तो जैसे 10 10 से 100 होगा तो वो 4 से कैंसिल 25, लेकिन कैंसिल ऐसे करना है कि वो पूरा गायब हो जाए। अगर नीचे 5 बचेगा तो उसको डिवाइड करना और मुश्किल है। अभी के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करना फिर भी आसान है आपके लिए। तो यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू करना पड़ेगा 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, मैं फिर भी यहां लिख देता हूं। तो ये 21, 2 1 2 2 2 4, तो 441 इंटू 88 करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 8 1 8, 8 4 32, 2 यहां 3 ऊपर, 8 4 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। तो 3528, 8 8 और 2 10, 5 और 2 7 1 8, 5 और 3 8, 38808 हो जाएगा हमारा पूरा सॉल्व करने पर। आप भी एक बार चेक कर लें कि यही आंसर आएगा। डिवाइड बाय 1000 मतलब 1 2 3 डेसिमल, मतलब कितना फाइनल आंसर आएगा? 38.808 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वह पानी का हटा देगा। क्या ये समझ में आया? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। खाली समझने वाली बात क्या थी? ये थे कि भाई साहब जितना पानी बाहर जाएगा, कितना पानी बाहर जाएगा, जितना स्पीयर अंदर जाएगा उतना पूरा पानी बाहर जाएगा। क्योंकि कैपेसिटी तो फिक्स है, बाल्टी को आप बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, बाल्टी तो उतनी है। तो आपने डाला स्पीयर अंदर, कैपेसिटी आपने यूज कर ली, तो जो पानी है वो कहां जाएगा? वो बेचारा बाहर गिर जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो इसी के साथ स्क्रीन को कर रहा हूं मैं क्लियर एंड मूव कर रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड फॉर अ कोनिकल टेंट whose height is 3.5 meters and radius of the base is 12 meters। तो एक चीज जो यहाँ पे समझने वाली है सर, कैनवास मतलब क्या? बेसिकली टेंट की जो कवरिंग होती है, टेंट का जो आउटर लेयर होता है, उसको जो कपड़ा होता है उसको हम कैनवास बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि आप बोल रहे हैं, सर ने जैसा भी बोला कि भाई साहब आउटर लेयर मतलब खाली बाहर से करना है, मतलब उसकी बाहर की सतह पे काम करना है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? तो यहां पे होगा सरफेस एरिया। अब सवाल यह है कि टोटल सरफेस एरिया की कर्व सरफेस एरिया। अब कोनिकल टेंट है तो टेंट में नीचे अगर आप कैनवास लगा दोगे तो आपने दीवारें भी पैक कर दी, नीचे भी कपड़ा लगा दिया, तो इंसान आएगा जाएगा कैसे? तो इसीलिए यहां पे हम खाली निकालेंगे CSA, क्योंकि आपको खाली उसके टेंट का एरिया कवर करना है। नीचे बेस पे तो आप सोएंगे या फिर रहेंगे, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब CSA निकालने का फॉर्मूला है कितना? सर पाई RL है फॉर्मूला। तो क्या हमारे पास रेडियस है? यस सर। क्या हमारे पास स्लैंट हाइट है? नो सर, हमारे पास केवल हाइट है। पर क्या हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं? यस सर।
तो L निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 3.5 स्क्वायर हो जाएगा 12.25, है ना, एंड ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर इज 144, ऐड करेंगे आप तो आपको मिलेगा 156.25, जिसका स्क्वायर रूट करने पे आपका आंसर आना चाहिए 12.5। ये कैसे पता मुझे? देखो लास्ट में 25 तो मतलब आएगा 0.5, ये तो पक्का हो गया। अब आगे का आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे यहां पे एक जो ट्रिक हमने सीखी थी वो ये थी कि नंबर और उसके अगले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो। तो जब आप 12 और 13 को मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आता है 156, इसलिए आएगा 12.5। तो ये हो गया स्लैंट हाइट। अब आप क्या निकालेंगे? अब आप निकालेंगे सरफेस एरिया। वो कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला है पाई आर एल, मतलब 22/7। सवाल में यदि गिवन ना हो कि पाई की कौन सी वैल्यू यूज करनी, तो आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना। 22/7, रेडियस है कितना 12 और स्लैंट हाइट है कितनी 12.5। चलिए इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई और हम निकालेंगे हमारा आंसर। तो 12.5 इंटू 12 करना पड़ेगा पहले। तो कितना हो जाएगा? 5 2 10, 2 2 4 1 5, 2 1 2 और ये 1 2 5। तो ये 0 5 और 5 10, 2 और 2 4 1 5, 150 आ रहा है 12.5 इंटू 12 करने पे। तो 125, हाँ ठीक है। तो 22/7 इंटू 150 आ जाएगा ये हमारा, पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। अब 150 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप 3.4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विच एवर यू फाइंड कंफर्टेबल। तो मैं कर रहा हूं 150 को 22 से मल्टीप्लाई, तो 0 तो 2 0 0 2 5 10, या आप 15 को भी 0 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकाल सकते हैं, एक ही बात है, बाद में एक 0 लगा देना। तो 5 2 10, 2 1 2 1 3, 15 2 30, तो ये हो जाएगा 330 और एक 0 वहां पे ऑलरेडी है, तो 3300 डिवाइडेड बाय 7 विच इज कितना 7 4 28। ठीक है, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 7 7 49, ये भी ठीक है। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 7 1 7, 3 बचेगा। तो 471.4 मीटर स्क्वायर आएगा आपका सरफेस एरिया। कौन सा वाला? CSA, ना कि TSA, क्योंकि आप सिर्फ आउटर लेयर पे काम कर रहे हैं इसीलिए। क्या ये समझ में आया? यस सर। कोई शंका मन में? नहीं सर। मल्टीप्लीकेशन एक बार चेक कर लेना एंड प्लीज कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 2 solid spheres made up of same metal have weights 5920 and 740 grams। अब सर अब तक तो हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे, अचानक से वेट कहां से आ गया? कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेंगे। हमारा तो काम है चुनौतियों को एक्सेप्ट करके उनको सॉल्व करना। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5। आपको छोटे वाले का डायमीटर दिया है और आपको बड़े वाले का रेडियस निकालना है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको डायमीटर निकालना है तो या तो वॉल्यूम होना चाहिए या सरफेस एरिया होना चाहिए, पर हमें दिया है वेट, तो वेट से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया। अब वेट मतलब होता है कितना उसका भार है, उसके अंदर कितना सामान है, मतलब वेट कनेक्टेड होता है वॉल्यूम से। किस तरीके से? तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो मास होता, डेंसिटी होता है इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्या ये करेक्ट है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। क्या इसमें कोई समस्या? नहीं सर। अब आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि दोनों सेम मेटल हैं, मतलब दोनों की डेंसिटी क्या होगी? बराबर होगी। और यदि दोनों की डेंसिटी बराबर है तो मैं ये पक्का बोल सकता हूं कि दोनों का मास भी बराबर होगा। तो मतलब इन सेंस डेंसिटी बराबर होगी तो जो उनके मास का रेशियो है वही उनका वॉल्यूम बन जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि V1 मतलब वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ऑफ द टू shapes, 2 spheres would be 5920 upon
740। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सेम मेटल हैं, डेंसिटी बराबर है, इसलिए जो रेशियो मास का होगा, मतलब जो रेशियो वेट का होगा, वही रेशियो वॉल्यूम का भी होगा। अब है स्पीयर्स, तो फर्स्ट वाले केस में 4/3 पाई इंटू R1 क्यूब, क्योंकि यही है फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम का। और नीचे आएगा 4/3 पाई इंटू R2 क्यूब, शुड बी इक्वल टू कितना, 592/74 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 0 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब यहां पे 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, कितना बचा आपके पास? बच रहा है फिलहाल कि R1 क्यूब अपॉन में लिख रहा हूं R2 की वैल्यू 5/2, क्योंकि आपका स्मॉलर वन का रेडियस है 5, तो रेडियस होगा 5/2 क्यूब। एंड साथ में मैं देख रहा हूं कि ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो कैंसिल कर देते हैं। तो 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 6 12 होगा, नहीं 2 2 4 8 19, 296 होगा, 246 नहीं, तो 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12 है ना, 296 एंड नीचे 74 हो जाएगा कितना, 2 3 6 एंड 2 7 14। और कुछ पॉसिबल है? और एक बार देख लीजिए सर, ये हो जाएगा 2 2 4, यस 19, 2 9 18, 1 कैरी, 37 और 296 में कुछ कनेक्शन है क्या? देखिए तो सर 37 इनटू, यदि मैं 6 करूंगा, 6 7 42 आएगा, लास्ट में 2 आ रहा है, मुझे लास्ट में 6 चाहिए, तो 37 इंटू 8 करते हैं, 7 8 56, 6 यहां 5 ऊपर, ठीक है, यस सर। और ये हो जाएगा कितना, 8 या 24, 24 और 5 29। यहां मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि 37 और ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं, कितना 5, तो R1 क्यूब हो जाएगा 8 इंटू 5/2 का क्यूब। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो R1 क्यूब हो जाएगा 8 इंटू 5 क्यूब अपॉन 2 क्यूब विच इज 8, तो 8 से 8 कैंसिल, R1 क्यूब की वैल्यू आई 5 क्यूब, मतलब R1 रेडियस की वैल्यू आई 5। सर दोनों का रेडियस बराबर है क्या? जो आपको ध्यान देना है, ये रेडियस है 5, ये डायमीटर है 5, दोनों में डिफरेंस है, तो रेडियस कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस होगा ऑफ द लार्जर स्पीयर। तो लार्जर स्पीयर का रेडियस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम स्क्रीन को कर रहे हैं क्लियर इसी सवाल के साथ, जहां तक आपको है समझ आ गया होगा। यहां पे हमने 2 स्पीयर्स के वॉल्यूम को कंपेयर किया उनके वेट को यूज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टूडेंट्स अ स्कूल प्रोवाइड मिल्क टू स्टूडेंट डेली इन अ सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। स्कूल में विद्यार्थियों को गिलास में दूध दिया जा रहा है, कितनी अच्छी बात है। आप लोग दूध पीते कि नहीं? रेगुलरली पीना चाहिए, वो सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, मैं नहीं पीता। इफ द ग्लास फिल्ड विद द मिल्क अप टू हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, अब ग्लास बिल्कुल भरा हुआ तो दे नहीं सकते, बच्चा दूध गिरा जाए, कपड़े गंदे कर देगा, तो थोड़ा सा उससे कम देते हैं। तो कितनी हाइट तक देते हैं? 12 सेंटीमीटर तक भर के ग्लास दिया जाता है। मान लीजिए ग्लास होगा 15 सेंटीमीटर का, आपको 10-12 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, ताकि थोड़ा सा आप गिराए ना और आसानी से पी सके। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज नीडेड टू सर्व 1600 स्टूडेंट्स। स्कूल में कितने बच्चे हैं? 1600 बच्चे हैं। तो आपको यहां क्या करना है, तो आपको जो हमारा रोड मैप होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि पहले हम ये पता लगाएंगे कि एक ग्लास में कितना दूध आएगा। वह पता लगाने के बाद, क्योंकि 1600 ग्लास दूध बांटना है, तो फिर उसको कर देंगे 1600 से गुणा और हमें पता चल जाएगा कितना दूध चाहिए होगा। आसान सा सवाल है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो डायमेंशन ऑफ ग्लास क्या होंगे ये आपको मुझे बताना है। तो सबसे पहले डायमीटर है 7, तो मतलब रेडियस कितना होगा 7/2। आप चाहे तो इसको 3.5 लिखें, चाहे तो 7/2 लिखें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा आपका हाइट हो जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब आप क्या निकाल लेंगे, सर ग्लास का रेडियस दिया, हाइट दिया, आप खाली वॉल्यूम निकाल लीजिए, बिल्कुल ठीक। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई r²h, मतलब 22/7, r² हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू h हो जाएगा 12। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहां 7 से 7 कैंसिल, 2 6 12, 2 3 6,
तो कितना बचा सर 22 इंटू 7 इंटू 3, मतलब 22 इंटू 21 करने पे हमें एक ग्लास में कितना दूध आएगा वो पता चल जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 2 2 4, 462 आना चाहिए। एक ग्लास में इतना दूध आएगा, कितना 462 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो हो गया एक ग्लास में, ऐसे कितने ग्लास होंगे सर 1600, बिकॉज 1600 बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना होगा, ऑफ मिल्क होगा एक ग्लास में जितना आएगा, मतलब 462 इंटू 1600। परंतु किंतु ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। आपको किस में निकालना है, आपको निकालना है लीटर्स में। वो कैसे निकालोगे सर, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स, बिल्कुल ठीक। पर आपका जो डायमेंशन है वो किस में है, सेंटीमीटर में है। तो यहां आपको क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। सर बहुत सिंपल है, मीटर काट के सीएम लिख दीजिए। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक मीटर में होते हैं कितने, एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो एक मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, तो सर एक मीटर क्यूब में हो जाएंगे 100, फिर एक और 100, फिर एक और 100, मतलब कितने 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ये हो गया 1 10 100,000 10,000 लाख, तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स। मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1000 जाएगा यहां पे, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 में से खाली 3 जीरो बचेंगे, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। क्या ये समझ में आया, एक बार फिर से, 1 मीटर क्यूब हैज 1000 लीटर्स, ठीक है। एक मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब आएंगे, क्योंकि एक मीटर में होते हैं 100। अब आपने मीटर का क्यूब कर दिया, तो आप 100 का भी क्यूब करोगे तो 6 जीरो लग जाएंगे। और जब आप उस लीटर को सेंटीमीटर से कंपेयर करोगे तो आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 1 अपॉन 1000 लीटर्स। यहां पे कितने सेंटीमीटर क्यूब है सर, 462 इंटू 1600 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया, क्योंकि आप सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर रहे हैं, और सेंटीमीटर क्यूब 1000 बार करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, तब 1 लीटर बनता है। तो उल्टा करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 462 इंटू 16 डिवाइड बाय 10। तो पहले इंटू 16 कर लीजिए, डिवाइड बाय 10 करना तो बहुत आसान है। तो 60 जगह की थोड़ी कमी है, मैं ऊपर से लिख देता हूं। तो 462 इंटू 16 करेंगे हम, 6 2 12, 6 6 36 प्लस 1 37, 7 यहाँ 3 ऊपर, 6 4 24, 25 26 27, और साथ में नीचे आएगा कितना 462। तो ये 2 7 और 2 9, 7 और 6 13, 4 और 2 6 7, तो 739.2 लीटर्स लिख सकता हूं मैं, क्योंकि डिवाइड बाय 10 है। तो आप एक डेसिमल भी लगा देंगे, इसलिए 739.2 लीटर्स मिल्क लगेगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। समझने वाली बात क्या आती है यहाँ पे कि पहले आपने एक ग्लास का निकाला, फिर वहां से आपने 1600 बच्चों का निकाला, उसके बाद उस सेंटीमीटर को लीटर में चेंज किया, और कनेक्शन क्या होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो यहां पे सेंटीमीटर छोटा होता है और लीटर बड़ा होता है। उसका बदला कौन लेता है? मीटर लेता है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर्स। तो उसको सॉल्व करके हमने निकाला कितना मिल्क चाहिए होगा। ये समझ में आया? यस सर। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर एंड मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, विच सेज दैट, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अ सिलेंड्रिकल रोलर 2.5 मीटर इन लेंथ। ठीक है, मतलब एक रोलर है जिसका लेंथ कितना है 2.5 मीटर। चलिए, और साथ में हमें क्या बोल रहा है वो कि इसका रेडियस कितना है 1.75 मीटर। तो रेडियस आर है 1.75 मीटर। ठीक है,
अब when rolled on the road was found to cover area of 5500 मीटर स्क्वायर, मतलब जब आपने उसको चलाया और आपने उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया तो कितना एरिया कवर कर लिया उसने? 5500 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लिया। एज सिंपल एज, मतलब आपने सपोज आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जहां पे आपने उसको रोलर चलाया ताकि पूरा रोलर फ्लैट कर दे उस जमीन को, तो 5500 मीटर स्क्वायर का एरिया उसने कवर कर लिया। आपको बताना है उसने कितने चक्कर लगाए, कितने रिवॉल्यूशन लगाए। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना कि जब आप एक चक्कर लगाएंगे तो बेसिकली होगा क्या? तो बेसिकली आपके रोलर की जो रोलर है उसकी जो आउटर सरफेस है, जो बाहरी सतह है, वो जमीन को टच करेगी। और जब आप एक पूरा राउंड लगाएंगे मतलब उस सतह का सारा हिस्सा जमीन को टच करेगा। मतलब एक चक्र में उस रोलर के सरफेस एरिया का एक राउंड पूरा होगा। तो यहां से मुझे पता चल सकता है कि एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर होता है। किसकी वजह से? सरफेस एरिया की वजह से, क्योंकि रोलर का सरफेस ही जमीन को टच कर रहा है। तो जब आप एक रिवॉल्यूशन का निकालेंगे एरिया, आप बेसिकली निकालेंगे उस पर्टिकुलर रोलर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि उसका कर्व्ड रीजन ही जमीन को टच करेगा। और जब आप एक का निकाल लेंगे, टोटल आपको पता है, दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या आपको रोड मैप समझ में आया? यदि हाँ तो दबाइए पॉज का बटन और करिए खुद से ट्राई एक बार। यदि ना तो हम बैठे हैं यहाँ पे, तो एक बार फिर से हम समझते हैं हमने किया क्या। तो सर हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, क्योंकि जब रोलर चलेगा तो ये वाला जो हिस्सा है उसका वो जमीन से टकराएगा। तो जब आप एक पूरा राउंड मारेंगे तो उस रोलर की सारी सरफेसेस जमीन को टच कर चुकी होंगी। एज सिंपल एज दैट। चलिए अब CSA ऑफ रोलर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होगा सर? 2 पाई RH। बिल्कुल ठीक। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि सवाल में कुछ गिवन नहीं है कि कौन सी यूज करनी। R की वैल्यू 1.75 एंड H की वैल्यू है 2.5। चलिए अब जो कैंसिल या मल्टीप्लाई उसको कर लीजिए। तो 2.5 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 5, 25 का डबल होता है 50, एक डेसिमल तो 5, 7 और ये 1.25 75 कैंसिल हो सकते हैं। कैसे सर? 7 2 14, एक लगाया हमने इधर, 1 अकेले छोटा है तो 0.2, 7 2 14 एंड साथ में 7 5 35, तो ये 0.25। 22 इंटू 0.25 कितना होगा? तो 0.25 बेसिकली होता है 1/4, चौथा हिस्सा। तो 22 इंटू 0.25 करोगे जवाब, तो बेसिकली आप उसका 4th हिस्सा निकाल रहे हो, तो आधा हिस्सा हो जाएगा 11 और 11 का भी आधा हो जाएगा 5.5, तो ये हो जाएगा 55 इंटू 5.5 मेरे हिसाब से। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या यही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये होगा 5 5 25 एंड एक ऊपर 2 कैरी, 27.5 आएगा एरिया, जो कि एक राउंड में कवर हो रहा है। कितना बोला हमने? इतना एरिया एक राउंड में कवर हो रहा है। अब आपको पता है टोटल एरिया कितना कवर्ड है, तो टोटल एरिया कितना कवर हुआ वो हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे कि CSA ऑफ रोलर मतलब एक राउंड में कितना हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ राउंड कितने मारे उसने। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए कहां गया? हाँ, तो रिवॉल्यूशन हमने लिख दिया। अब आ गया टोटल एरिया कितना? 5500। रिवॉल्यूशंस कितने हैं? कितना आया हमारा? एक में 27.5, इसको मान लिया हमने n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो n की वैल्यू होगी 5500 डिवाइडेड बाय 27.5। क्या ये समझ में आया? अब आप चाहें तो मतलब आपकी सहूलियत के लिए इस 27.5 को 5 इंटू 5.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहीं से निकाला ये है ना, तो हमारी कैलकुलेशंस आसान हो सकती है। अब अगर आप डेसिमल को हटाएंगे यहां से तो ये हो जाएगा 55, ऊपर आ जाएगा एक 0 एक्स्ट्रा। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि आपने डेसिमल को हटाया है तो एक 0 एक्स्ट्रा ऊपर आ जाएगा। 55 1 जा, ये भी हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिलेगा 1000। तो n की वैल्यू आएगी 1000/5,
ये भी कैलकुलेशन हो जाएगी इजी, मतलब 5 2 10, तो 200 रिवॉल्यूशन लगेंगे। कितने? 200 चक्कर लगाएंगे तब इतना एरिया कवर होगा, क्योंकि CSA मतलब एक राउंड में हो रहा है 27.5, आपको करना है 5500, तो 200 राउंड लगाने पड़ेंगे। क्या ये समझ में आया? यस सर। कोई समस्या? नो सर। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर और मूव कर रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 8 है हमारा। अ स्मॉल विलेज, एक गांव है जहां की पॉपुलेशन है 5000, ठीक है। तो मैं अभी से लिख देता हूं n की वैल्यू है 5000, मतलब संख्या कितनी है? 5000। अब आगे पढ़ेंगे हम। रिक्वायर 75 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी लगता है? तो वाटर लगता है 75 लीटर्स, ठीक है। द विलेज हैज गॉट एन ओवरहेड टैंक। अब पानी की पूर्ति कहां से होती है? पानी आता कहां से है? तो विलेज में एक ओवरहेड टैंक है जिसके डायमेंशन कुछ इस प्रकार है, 40, 25 और 15। आपको बताना है कि कितने दिन में ये टैंक भर जाता है या फिर खाली हो जाता है। बेसिकली मान लीजिए कहानी कुछ ऐसी है कि विलेज में टैंक है, पर लेकिन विलेज में बारिश नहीं होती है, तो कहीं शहर से टैंक आता है। तो एक बार जब वो टैंक पूरा भर के जाता होगा इसको, तो कितने दिन बाद वो वापस आना चाहिए, मतलब कितने दिन में वो पानी पूरा उपयोग हो जाएगा, वो आपको पता लगाना है। अब वो पता कैसे लगाएंगे? तो सर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गांव को कितना पानी लगता है, ठीक है। तो गांव को कितना पानी लगता है? तो सर हम पहले पता लगाएंगे एक इंसान को कितना लगता है। तो 1 पर्सन 1 डे कितना है? तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैसे पता लगाओगे आपकी एक दिन में कितना चाहिए? तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी हो गई 75 लीटर्स एक इंसान की, है ना। और एक इंसान नहीं है, 5000 लोग हैं गांव में। तो पूरे गांव को कितना पानी चाहिए रोज? तो पूरे गांव को रोज चाहिए 75 इंटू 5, मतलब 5 5 25, 2 ऊपर 375,000, कितना? 3,75,000 लीटर रोज पानी चाहिए। फिर से एक बार, एक व्यक्ति को चाहिए 75 लीटर। अब गांव में लोग कितने हैं? 5000। तो कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा? तो भाई जितने लोग हैं और जितना एक व्यक्ति को चाहिए, तो पूरे गांव को कितना चाहिए होगा? 3,75,000। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। अब ये तो हो गया गांव को कितना पानी चाहिए। अब हम पता लगाएंगे गांव के टैंक में कितना पानी आ सकता है। तो वो कैसे पता लगाएंगे? हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। कैसे निकालोगे? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला? सर क्यूबॉइड शेप में है तो सिर्फ L इंटू बी इंटू एच, मतलब 40 इंटू 25 इंटू 15। तो 25 इंटू 40 कर दो, कितना हो जाएगा? 25 इंटू 4 इज 100, और एक 0 एक्स्ट्रा तो हो जाएगा 1000 इंटू 15, मतलब कितना? 15,000 मीटर क्यूब है टैंक की कैपेसिटी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी है लीटर्स में और कैपेसिटी है मीटर क्यूब में। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सके। अब हमने क्या पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो कैपेसिटी ऑफ टैंक हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ लीटर। यदि मैं पता लगाऊं तो कैपेसिटी ऑफ टैंक हो जाएगा 15,000 इंटू 1000, मतलब 3 0 और, तो ये हो गया कितना? 3 और 2, 150,000 लीटर, कुछ ऐसा कुछ बोलेंगे इसको, ठीक है। मतलब कितना हो गया? करीबन 1.5 करोड़ लीटर मान लो होगा इसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास टैंक की कैपेसिटी। अब आप कर सकते हैं दोनों को कंपेयर। अब आपको बताना है कितने दिन तक पानी चलेगा। सर वो कैसे पता लगाएंगे? प्रतिदिन इतना चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे n डेज या 10 दिन बाद पता लगाना है तो कैसे पता लगाओगे? सर एक दिन का इतना, 10 दिन का चाहिए तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो इंटू 10 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 10 दिन कितना पानी चाहिए। अब आपको 20 दिन का निकालना है तो 20 से गुणा कर दीजिए, मतलब जितने दिन की जानकारी चाहिए उतने दिन से गुणा कर दीजिए। तो मतलब मेरी जो कैपेसिटी है टैंक की, मैं बोल रहा हूं कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू कितना? रिक्वायरमेंट इनटू नंबर ऑफ डेज। क्या ये चलेगा? जिसमें हमें क्या पता है? हमें कैपेसिटी पता है कितनी?
सर 1 5 कितने जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस इज इक्वल टू जितना रिक्वायर्ड है, मतलब 3,75,000 इंटू एन, कि इतने दिन पानी चलेगा, इतना एक दिन का, इतना टोटल, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे सर, दोनों को कर दीजिए डिवाइड, बिल्कुल ठीक, 6 जीरोस और नीचे 3,75,000, कितने जीरोस, 3 जीरोस एंड साथ में नंबर ऑफ डेज, तो 1 2 3, तो 3 जीरो हो गए कैंसिल। अब 3 75 और 15,000 में कुछ कनेक्शन होना चाहिए, 3 75 को डबल करो कितना आएगा सर, आएगा करीब करीब 600, 750, 750 को डबल कर दो 1500, मतलब 375, 4 टाइम्स इज 1500, तो एन की वैल्यू आएगी 40, मतलब टैंक 40 दिन तक का पानी अपने पास रखता है। 40 दिन तक गांव वालों को पानी की कमी नहीं होगी यदि वो रोज 75 लीटर उपयोग कर रहे हैं। तो उससे ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है दिन कम हो जाएंगे, तो 40 दिन बाद आप दोबारा टैंक फिल कर सकते हैं। समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात ये थी कि यहां पे 40 दिन का काम हमारा हो रहा है। कैसे, क्या निकाला हमने टैंक की कैपेसिटी निकाली, हमने प्रति व्यक्ति की कैपेसिटी निकाली, दोनों कर दिया डिवाइड, तो हमें नंबर ऑफ डेज आसानी से मिल गए। ये हो जाता है हमारा सवाल समाप्त। हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, अ शॉपकीपर हैज वन स्पेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। उनके पास एक लड्डू है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में खाएंगे हम लोग सवाल सॉल्व करने के बाद। विथ द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। अब जो ये एक लड्डू था, मान लो उन्होंने उसको वापस तोड़ दिया, मान लो वापस तोड़ दिया, और उस ही मटेरियल से जो वो लड्डू को टूटने के बाद जो मटेरियल बना, उन्होंने वापस 2 लड्डू बनाना शुरू किए जिनका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। अब आप ये कह रहे हैं कि सर इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस 2.5 है, 2 लड्डू बनेंगे। ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करके देखते हैं। ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि भाई 2.5 और 5 के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होगा और उतने ही लड्डू बनेंगे, नहीं। 2.5 का डबल है 5, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि 2 ही लड्डू बनेंगे, ज्यादा या कम भी बन सकते हैं, वो हम सॉल्व करके पता लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम बड़े लड्डू का रेडियस का उपयोग करके ये पता लगाएंगे कि मटेरियल कितना है। तो V1 हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, लिख रहा हूं मैं, कैपिटल R है मतलब बड़ा लड्डू है ना, तो V1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 5 क्यूब, मतलब कितना, तो V1 हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 125। ठीक है, अब ये इतना है मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कितना है, तो मटेरियल अवेलेबल है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा इन सबको क्योंकि हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए। तो मटेरियल है 4/3 पाई इंटू 125। इससे बनाने हैं लड्डू, कौन से वाले, छोटे वाले। तो मटेरियल को यूज करके, मतलब जितना मटेरियल है वो पूरा यूज करके हम बनाएंगे स्मॉल लड्डूस। लेकिन कितने बनाएंगे वो कैसे पता लगाएंगे, तो सर एक लड्डू का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ लड्डूस, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल ठीक। तो मटेरियल था 4/3 पाई 125, n है नंबर ऑफ स्मॉल लड्डूस, एंड साथ में हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू, मतलब बड़े मटेरियल से छोटे लड्डू में कितना मटेरियल गया। तो बड़े लड्डू से छोटे लड्डू में कितना मटेरियल गया वो पता लगाने के लिए छोटे लड्डू में कितना मटेरियल लग रहा है वो हम लिखेंगे। तो कितना लगेगा सर, 4/3 पाई इंटू 2.5 क्यूब। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 4/3 पाई दोनों जगह पे, इसलिए वो हो जाएगा कैंसिल। तो आपको मिलेगा n किसके बराबर, तो n मिलेगा 2.5 क्यूब को जब 125 से डिवाइड करेंगे तब आपको मिलेगा नंबर ऑफ लड्डूस। आप डिवाइड कैसे करेंगे सर, 2.5 का क्यूब निकालना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, 125 2.5 2.5 2.5। अब नीचे से जितने डेसिमल हटाओगे ऊपर उतने जीरोस आएंगे। कैसे,
डेसिमल हटाने के लिए बेसिकली इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 1000 एंड होल डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 इंटू 25। क्या ये समझ में आया? बिना कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे सॉल्व कर रहे हम, इसीलिए हमारा टाइम ज्यादा लग रहा थोड़ा सा, लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। परंतु किंतु एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो वो आप सोच के सॉल्व करें। अब 25 और 125 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना? 5, क्योंकि 25 इंटू 5 करने में 125 आएगा। 25 और जब आप 1000 को करेंगे तो आएगा कितना? 40 आएगा, जहां तक मुझे पता है। सर कैसे? क्योंकि 25 4 जा 100 है और 1 0, फिर ये 5 और ये 25 तो 5 बचेगा, और ये 5 और ये कट के कितना हो जाएगा? 8, तो 8 आएगी n की वैल्यू। तो हर वो महानुभव जो कह रहा था कि डबल है रेडियस तो 2 बनेंगे लड्डू, वो गलत है, जो कि 8 लड्डू बन रहे हैं। बेसिकली यहां पे अगर आपको शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो वो ये है कि आप निकालो उनका रेशियो और उसका कर दो क्यूब, तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 2 क्यूब हो जाएगा 8, तो 8 लड्डू बनेंगे। ठीक है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस से जब आप वॉल्यूम जाते हैं तो फॉर्मूला में आप क्यूब करते हैं, तो जो डिफरेंस है, जो रेशियो है, उसका भी आप क्यूब कर देंगे। मान लीजिए अगर एक का रेडियस होता 15 और इसका होता 3, तो आप क्या करते? पहले निकालते गैप, मतलब कितना होता है, रेशियो निकालते तो आता 5, और 5 का क्यूब मतलब कितने लड्डू बनते? 125 बनते। तो ये हो जाता है शॉर्ट ट्रिक। लेकिन आप डायरेक्टली अगर पूरा सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो कुछ इस प्रकार होगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। कितने लड्डू बनेंगे? 8। आप सब खाइएगा और मुझे भी बताइएगा कैसे बने लड्डू। सवाल को करते हैं हम क्लियर, बिकॉज लड्डू हमने खा लिए हैं। अगला सवाल, सवाल क्रमांक 10 है, अ राइट सर्कुलर ट्राइंगल विथ साइड 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। कहना क्या चाह रहा है वो? एक राइट ट्राइंगल को आपने रिवॉल्व कर पाया, और जब आप एक राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व कराएंगे तो जब आप इमेजिन करेंगे उस चीज को कि एक ट्राइंगल अपनी फिक्स जगह पे घूमता जा रहा है, वो किस तरह का शेप बनाएगा। तो अगर मैं मान लीजिए 2 ट्राइंगल कोई जोड़ दूं राइट ट्राइंगल को, तो कुछ इस तरीके से और एक इस तरफ, और जब आप इसको रिवॉल्व कराएंगे तो इस तरह का ये चक्र पूरा करेगा और ये बनाएगा एक कोन। तो हमें बेसिकली इस बनने वाले कोन के बारे में पता लगाना है कि उसका वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। अब जो देखने वाली बात ये है यहां पे कि ये जो हमने कोन बनाया ना, ये जो ट्राइंगल हम घुमा रहे हैं वो 2-3 तरीके से घूम सकता है। कैसे? सर एक तरीका है कि आपने यहां पे रख दी 6 सेंटीमीटर वाली साइड, यहां पे रख दी 8, यहां पे रख दी 10, बिल्कुल ठीक। एक तरीका है कि यहां पे रखेंगे आप 8 वाली, यहां पे रखेंगे आप 6 वाली, तब भी तो ट्राइंगल घूम सकता है ना, क्या दिक्कत है? तब भी घूम सकता है। एक होगा कि आप 10 वाली के अराउंड घुमा दें। तो 3 पॉसिबल केस है, इसलिए हर बार सवाल में मेंशन होता है किसके अबाउट घुमाया है। तो वो अगर आप समझ जाएंगे हर बार तो आपसे गलती नहीं होगी। तो किसके अबाउट घुमाया है? अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब यह है कि जो 8 सेंटीमीटर वाली साइड है उसको पकड़ के घुमा दिया। तो मतलब यह है, अगर 8 सेंटीमीटर वाली साइड, इसको अगर आप पकड़ के घुमा देंगे तो कुछ इस तरह से आपका कोन फॉर्म होगा। तो ये है 10 आपकी स्लैंट हाइट, ये आपका कोन बन गया। इसकी हाइट होगी 8 एंड रेडियस होगा 6। अगर वो बोलता रिवॉल्व अराउंड अबाउट द साइड 6 सेंटीमीटर, तब आप क्या करते? तब आप इसको 6 वाले के अबाउट घुमाते, तो आपकी हाइट हो जाती 6 और रेडियस हो जाता 8, तब मामला उल्टा होता। तो अगर हमें यह गिवन है तो अब हमें जो हमें कोन मिला है उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा रेडियस है 6, हाइट है 8 एंड स्लैंट हाइट है 10। कोई समस्या आप तक? नहीं सर। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम, विच इज वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। तो 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पे 22/7 लिखें या 3.14, आपकी मर्जी, क्योंकि सवाल में कुछ मेंशन नहीं है। तो जब तक सवाल में मेंशन नहीं तब तक आप जो चाहे लिख सकते हैं। रेडियस की जगह पे आएगा 6 × 6 × 8। कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। 3 2 6,
और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं सर, तो 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 एंड 6 8 जा 48। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से करना है हमें डिवाइड, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर हम डिवाइड करेंगे। तो 48 इंटू 44 करने के लिए 8 4 जा 32, 2 यहां 3 ऊपर, 4 4 जा 16 17 18 19, तो ये हो जाएगा 192 और नीचे भी जाएगा 192। ऐड करेंगे 2 9 2 11 9 10 11, 2112 आ रहा है यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे एंड होल डिवाइड बाय 7। करिए डिवाइड सर, 7 3 जा 21, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 7 5 12 पॉइंट, तो 301.7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका वॉल्यूम। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो ये तो हमने आधा काम कर दिया, अभी तो हमने सिर्फ वॉल्यूम निकाला, अभी और क्या निकालना है? सरफेस एरिया भी निकालना है। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम? सर बहुत सिंपल है, आपको रेडियस दिया है, स्लैंट हाइट दिया है, खाली वैल्यूज पुट करनी है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया बोला इसलिए वही फॉर्मूला यूज किया पाई आर एल, अगर टोटल बोलता तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आप रखेंगे 6 एंड एल की जगह पे 10। अब जैसे ही मैं एल की वैल्यू 10 देख रहा हूं, मेरे मन में थोड़ा लालच आया और मैंने पाई की जगह पे लिख दिया, मतलब 22/7 की जगह पे लिख दिया 3.14। क्यों? मल्टीप्लाई करने में इजी होगा ना, खाली 6 से मल्टीप्लाई करो, एक डेसिमल आगे बढ़ा दो, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे जब आप, 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर, 6 1 6 7 8, 6 3 18, कितना डेसिमल 18.84, लेकिन इंटू 10 करना है तो आपका आएगा 18.84 इंटू 10, तो मतलब 188.4 आना चाहिए। एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लीजिए, 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर, 6 1 6 7 8, यस 6 3 18, करेक्ट है। चलिए तो 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए आपका सरफेस एरिया। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कि यदि हाइट हो जाएगी 6 एंड रेडियस हो जाएगा 8, मतलब रिवॉल्व अबाउट 6 सेंटीमीटर अगर हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा। ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है इन दोनों वैल्यूज में, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व, हम स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे अहेड, विच इज जहां पे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अब YouTube पे नहीं बल्कि खुद की वेबसाइट पे भी रन करता है, जहां पे आप अलग अलग क्लास वाइज कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम्पलर सीरीज पढ़नी है तो क्लास 9th की एग्जाम्पलर सीरीज पढ़ने के लिए आप यहाँ एग्जाम्पलर के टैब पे क्लिक कीजिए, जो कि ठीक मेरे यहाँ पे सबसे नीचे है इधर। इसको यदि आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी एग्जाम्पलर सीरीज की बहुत सारी वीडियोस, अलग अलग क्लास वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। और जब आप क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज मैथ्स की पढ़ना चाहें तो यहां पे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, आपको एक टैब खुलेगा जिसमें आप अलग अलग चैप्टर वाइज आपका कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर एक चैप्टर में हमने अलग अलग एक्सरसाइज के वीडियोस बनाए हैं ताकि आप जब चाहें जिस एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहें, जिस टाइप के क्वेश्चंस करना चाहें, इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ फॉर एग्जांपल अगर आप पहला वाला वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन दिखाई कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड साथ में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक ही जगह पर। फॉर एग्जांपल यहां पे आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट से कुछ देख सकते हैं आप इजीली इस वीडियो में, एंड आराम से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ। एंड विद दिस आई कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई वीडियो। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, तो इस लेक्चर में हमने 13th चैप्टर मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ये क्वेश्चंस एग्जाम में 3 या 4 मार्क के आ सकते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, बस खाली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब किस चीज के डायमेंशंस कैसे पता लगाने हैं। और जब आप एक से दूसरे सॉलिड शेप में जाते हैं, मतलब स्पीयर से स्क्वायर, वो क्यूबॉइड में, या फिर स्पीयर से कोन में, या फिर स्पीयर से सिलेंडर में, या फिर सिलेंडर से कोन में, तब आपको क्या करना है। तो उस तरह की आपने थिंकिंग डेवलप की इस पूरे वीडियो में, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलरली फोकस करके 13.4 एक्सरसाइज पे, जहां पे थोड़े ज्यादा मेहनत वाले सवाल, थोड़े ज्यादा बड़े सवाल आएंगे जो कि एग्जाम में 4 या 5 मार्क के आ सकते हैं।
तब तक के लिए आप रेगुलरली पढ़ते रहिए। हाँ, ये बोलना जरूरी था कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्ञान ले पाए मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू। रेगुलरली पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।